हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के ऊपर। आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये 7वां पार्ट है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसके लास्ट के जो 3 टॉपिक हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। पहला टॉपिक वहां पर था साल्ट हाइड्रोलिसिस का, दूसरा टॉपिक वहां पर था बफर सॉल्यूशन का और तीसरा टॉपिक हमारे पास है स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स का। ये 3 टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स अक्सर आयोनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ ही देते हैं। इसलिए मैंने क्या कोशिश की है भाई, इन तीनों टॉपिक्स को मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे बारीकी से समझाऊं, पूरा डिटेल में समझाऊं। इसीलिए इस चैप्टर के लास्ट के 3 लेक्चर जो हैं वो थोड़ा सा लंबे हो गए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए मैंने बहुत डिटेल में धीरे धीरे समझाया है। तो आज भी हम लोग स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स का जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी पेशेंस के साथ में बैठ जाइए। आयोनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्प्राइंगली का मतलब होता है थोड़े से, सोल्यूबल सोल्ट्स मतलब ऐसे सोल्ट जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएं। तो सोल्ट असल में 2 तरीके के होते हैं। कुछ सोल्ट बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ सोल्ट वीक होते हैं, स्प्राइंगली सोल्यूबल होते हैं, पूरा डिसॉल्व नहीं होते। जैसे ही सोल्ट का पाउडर या फिर क्रिस्टल हम लोग वाटर में डालेंगे तो बहुत थोड़ा ही अमाउंट होगा सोल्ट का जो कि पानी में डिसॉल्व हो पाएगा और बाकी का सारा सोल्ट नीचे सेटल हो जाएगा। ऐसे सोल्ट्स को बोला जाता है स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स। तो इन सोल्ट्स की जो सोल्यूबिलिटी है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इस वजह से हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इन स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स की सोल्यूबिलिटी को स्टडी करना है। तो हम लोग करते हैं भाई स्टडी आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स को। तो यहां पर मैं स्टार्टिंग करूंगा आपको दोनों सोल्ट्स के बीच में डिफरेंस समझाने से। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग सोल्ट्स, एक होता है वीक सोल्ट। इनमें क्या डिफरेंस है? इनके अंदर वही डिफरेंस है जो डिफरेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते थे? पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते थे? पूरा डिजोल्व नहीं हो पाते थे। उनका जो सॉल्यूशन होता था वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता था। डिजोल्व्ड फॉर्म और अनडिजोल्व्ड फॉर्म, या फिर ये बोलो आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के बीच में वहां इक्विलिब्रियम होता था। वैसा ही एक इक्विलिब्रियम वीक सोल्ट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई इनकी डेफिनेशंस को लिखने से। स्ट्रॉन्ग सोल्ट किसे बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग सोल्ट एक ऐसा सोल्ट होगा जो कि पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा। जो सोल्ट पूरा डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर। सो सोल्ट दैट कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं तब क्या होता है भाई? सारा का सारा सोडियम क्लोराइड Na+ आयंस के अंदर और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सोल्ट का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। वहीं कुछ सोल्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग बोलेंगे वीक। वीक सोल्ट्स कौन से होंगे भाई? ऐसे सोल्ट्स जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। सोल्ट्स दैट डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। ऐसे सोल्ट जिनका पूरा आयोनाइजेशन नहीं हो पाता उनको बोला जाएगा वीक सोल्ट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं भाई बहुत सारे सोल्ट हमारे पास होते हैं जो कि पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाते। AgBr, AgCl, सिल्वर आयोडाइड। इसी के अलावा कुछ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया।
ये सारे भी क्या होते हैं भाई, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। इन्हीं को हम लोग स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट भी बोल सकते हैं। तो जब इन सोल्ट्स को वाटर में हम लोग डिसोल्व करेंगे तब क्या होगा, देखो मान लो हमने AgBr को डिसोल्व किया वाटर में, तब इनका डिसोसिएशन तो होगा, किसमें होगा, Ag प्लस आयंस में और Br नेगेटिव आयंस में। इसके अंदर डिसोसिएशन तो हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएशन इनका होगा। तो ऐसे सोल्ट्स जिनका पार्शियल डिसोसिएशन हो वाटर के अंदर, उन्हें बोला जाता है स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स। तो ये होते हैं भाई हमारे स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स। वीक सोल्ट्स को ही हम लोग एक तरीके से स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इस तरीके के सोल्ट्स जो कि पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहे, उनकी सोल्युबिलिटी को हम लोग कैसे मेजर करें। देखो, मान लो हम लोग स्ट्रॉन्ग सोल्ट की बात करें भाई, आप लोग एक चीज समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, एक तरीके से ये मान लो 0.1 मोल मैंने ले लिए NaCl के, तो क्योंकि इसका पूरा डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, वाटर के अंदर 0.1 मोल ही सोडियम आयंस के होंगे और 0.1 मोल ही क्लोराइड आयंस के लेंगे। जितना हमने NaCl लिया था उतने ही मोल दोनों आयंस के यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स के अंदर क्या है भाई, मान लो कि अगर हमने 0.1 मोल सिल्वर ब्रोमाइड के ले भी लिए, तो ये पूरा डिसोसिएट तो हो नहीं रहा, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर Ag प्लस की और Br नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोल से कहीं कम मिलने वाली है। तो कैसे हम लोग आखिर कंसंट्रेशंस को मेजर करें, ये कितना सोल्यूबलाइज हो रहे हैं ये मेजर करें, तो इसी सब के बारे में अब हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितनी सोल्यूबिलिटी इनकी आ रही है, कितना ये घुल पा रहे हैं पानी में। तो इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगाएंगे और इन सोल्ट्स की, स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट्स की हम लोग सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और सोल्यूबिलिटी से ही रिलेटेड एक टर्म होती है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इन दोनों का मतलब समझेंगे भाई। देखो, मान लो हमारे पास एक स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट था सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। हमें ये पता है कि इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है Ag प्लस आयंस में और Br नेगेटिव आयंस में। ये एक्वस फॉर्म में आयंस बन गए, मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए। और स्टार्टिंग में जो हमारा सोल्ट था वो सॉलिड था, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉलिड लिख दिया। अब एक चीज इमेजिन करो, मान लो कि हमने कंसंट्रेशन जो ली थी AgBr की, वो ली थी भाई C। स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ सॉलिड ही था, अभी तक हमने इसको डिसॉल्व नहीं किया है वाटर में, तो इन आयंस की कंसंट्रेशन 0 थी। अब जैसे ही हमने AgBr को वाटर के अंदर डाला, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं। मान लो ये कंटेनर था जिसके अंदर हमारे पास पानी था, तो हमने AgBr सोल्ट लेके इसके अंदर डाल दिया। अब यहां पर क्या होगा भाई, देखो कुछ साल्ट तो हो जाएगा डिजोल्व और कुछ साल्ट डिजोल्व नहीं होगा, मतलब जितना भी हमने डाला उसका कुछ फ्रैक्शन ही यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा। कुछ डिजोल्व हो गया और जो डिजोल्व नहीं हो पाया उसको मैं दिखा रहा हूँ ये ब्लू कलर से। तो बेसिकली वो साल्ट जमीन के ऊपर, बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ पर सोल्ट दो फॉर्म्स के अंदर मौजूद है, एक अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जो कि सिल्वर सॉलिड की है, और दूसरी आयोनाइज्ड फॉर्म। कुछ आयंस भी यहाँ पर बने होंगे क्योंकि डिसॉल्व हो गया है, तो Ag प्लस और Br नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो चुका है। तो इन दो फॉर्म्स के अंदर क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम हमारा बनेगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, जिस स्पीड से ये सॉलिड सोल्ट आयंस बना रहा है वो स्पीड उस स्पीड के बराबर हो जाएगी जिस स्पीड से आयंस वापस से कंबाइन होके सोल्ट बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है भाई, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्ट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन। जिस स्पीड से आयंस वापस से कंबाइन होके सोल्ट बना रहे हैं,
सॉलिड फॉर्म में, उसी फॉर्म से वो सॉलिड जो सोल्ट था वो आयंस के अंदर भी ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन सोल्ट की डिसॉल्व हो गई है वो है भाई एस। एस इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट जो डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पर अगर एस कंसंट्रेशन AgBr की डिसॉल्व हो गई, सोल्यूबलाइज हो गई, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखो भाई, एस कंसंट्रेशन ही हमें मिलेगी Ag प्लस आयंस की, एस कंसंट्रेशन ही मिलेगी ब्रोमाइड आयंस की, और AgBr सॉलिड फॉर्म में कितना बच जाएगा? टी कंसंट्रेशन थी स्टार्टिंग में, एस सोल्यूबलाइज हो गई तो बच जाएगी कितनी? सी माइनस एस, ये कंसंट्रेशन बच जाएगी AgBr की। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, यहां पर Ag प्लस और Br नेगेटिव जो हैं ये आयंस की फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट हैं, सॉल्यूशंस की फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन में जब आयंस प्रेजेंट होते हैं तो हम उनकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इससे मोलैरिटी निकल जाती है। लेकिन AgBr की जो ये कंसंट्रेशन है C माइनस एस, ये कहां पर प्रेजेंट है? AgBr आखिर कहां पर प्रेजेंट है? तो देखो भाई, AgBr जो है ना वो पूरा का पूरा सेटल डाउन हो चुका है बॉटम के अंदर। तो एक तरीके से हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जब हमने AgBr डाला था तब वो सॉलिड फॉर्म में था, उसकी कंसंट्रेशन कम थी। अब ये जो AgBr नीचे सेटल हो चुका है ये भी प्योर फॉर्म में ही है, ये डिसॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ AgBr सोल्ट पड़ा है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी AgBr की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 1 मोलर है। कोई प्योर सॉलिड हो, कोई प्योर लिक्विड हो, उन दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से आप लोग अब यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि AgBr की कंसंट्रेशन सर शुरू में भी 1 थी, अभी भी 1 है, तो डिसोसिएट कैसे हुआ? जी नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेशन हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक तरीके से कंपैरेटिव टर्म्स में। अभी फिलहाल इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? आयंस प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में, तो उनकी कंसंट्रेशन एस हो गई। और क्योंकि ये जो सोल्ट है ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सेपरेटेड फेज में प्रेजेंट है, एक सेपरेटेड सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, आप ऐसा मान सकते हो, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन अभी भी 1 है। इक्विलिब्रियम के ऊपर AgBr जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन 1 है। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग निकालते हैं भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो हो गया कि वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के क्या कंसंट्रेशन है? Ag प्लस की कंसंट्रेशन, Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई AgBr सॉलिड की कंसंट्रेशन, इसके बराबर हो जाएगा। अब AgBr क्योंकि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 ही रहेगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1 हो गई। और Ag प्लस आयंस की और ब्रोमाइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो है S, तो ये बराबर हो जाएगा S मल्टीप्लाइड बाई S। तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आ गया? S स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहां पर एक और चीज समझो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया, यहां पर S और S क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? S रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंसंट्रेशन सिल्वर की जो कि अब आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि अब सोल्यूबलाइज्ड हो चुकी है। तो S बेसिकली क्या बता रहा है? Ag प्लस आयंस की सोल्यूबिलिटी बता रहा है। S इज बेसिकली दी सोल्यूबिलिटी। सिमिलरली ब्रोमाइड आयन की जो कंसंट्रेशन S प्लस S है, तो S ही हमें क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयंस प्रेजेंट इन ए सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म। तो यही S ब्रोमाइड आयंस की भी सोल्यूबिलिटी बता रही है। तो के को अगर हम लोग देखें तो ये क्या बता रहा है भाई? इन दोनों आयंस की सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट एक तरीके से हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर यहाँ पर और भी कोई आयंस बन रहे होते, कोई डिफरेंट सोल्ट होता, तो वहां पर क्या होता? आयंस की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में आती, सोल्ट जो सॉलिड फॉर्म में है उसकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आती, वो फिर भी 1 ही होती। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता वो क्या होता भाई? सभी आयंस की कंसंट्रेशन का, सभी आयंस की सोल्यूबिलिटीज का
प्रोडक्ट हो जाता। इसीलिए इन सोल्ट्स का जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोला जाता है के एस पी। एस पी का मतलब ही ये है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेसिकली सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंट आयंस की जो भी सोल्यूबिलिटी है उन सभी सोल्यूबिलिटीज का प्रोडक्ट हो गया। तो ये होता है भाई के एस पी। एजीबीआर के लिए के एस पी किसके बराबर हो जाएगा, एस स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। ये होती है दो टर्म। एस है हमारे पास सोल्यूबिलिटी, एस है सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्ट, और के एस पी है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। यहां पर इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है भाई, इनसे काफी सिमिलर। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के ऊपर आयंस की जो भी कंसंट्रेशंस हैं, जो भी सोल्यूबिलिटीज हैं, उनके प्रोडक्ट को हम लोग बोल रहे हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। यहीं पर एक टर्म आती है आयोनिक प्रोडक्ट, वो भी आप लोग लिखो आईपी, आयोनिक प्रोडक्ट। वो क्या होती है, तो देखो भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे हमने क्या किया था, एक निकाला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और उसी को हम लोग कंपेयर कर रहे थे रिएक्शन कोसेंट से। रिएक्शन कोसेंट क्या था, प्रोडक्ट और, ये क्या हो गया भाई, रिएक्शन कोसेंट क्या था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो था किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो था एट इक्विलिब्रियम। सेम केस यहां पर भी होता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, जितना सोल्ट डिजोल्व होना था उतना डिजोल्व हो चुका है, उस मोमेंट के ऊपर सोल्युबिलिटीज का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाउएवर, पूरी रिएक्शन में किसी भी मोमेंट पे जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। ये किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। जब हमने एजीबीआर डाला ही नहीं था तब आयोनिक प्रोडक्ट जीरो था। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब आयंस की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, सोल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आयोनिक प्रोडक्ट और केएसपी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक तरीके से आईपी को आप लोग क्या बोल रहे हो, आयोनिक प्रोडक्ट। आईपी को हम लोग बोल रहे हैं आयोनिक प्रोडक्ट। ये होता है एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट के ऊपर आयोनिक प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली होता है एट इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो के के बराबर ही हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, के ही बराबर हो जाता है भाई। जब रिएक्शन स्टार्ट ही हो रही है तब आयंस अभी तक बने नहीं हैं, आईपी की वैल्यू जीरो है। जब आयंस थोड़े बहुत बनने लग जाते हैं, सोल्ट डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, तब आईपी की वैल्यू बढ़ने लगती है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है ये आयोनिक प्रोडक्ट बराबर हो जाता है के के। तो ये था भाई हमारे पास सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और आयोनिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये है हमारे पास नीट का पीवाईक्यू। देखते हैं भाई कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9. The solubility product of calcium hydroxide is, यहां पर हमें pH दे रखी है। pH से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, pH से POH निकाल सकते हैं। POH से क्या हम लोग निकाल पाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई सॉल्यूशन के अंदर तो वही सोल्यूबिलिटी होगी। सोल्यूबिलिटी से हम लोग फिर के निकाल सकते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सोल्व करें। देखो पीएच दे रखी है 9, सॉल्यूशन किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जब पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो एक बनाएगा कैल्शियम 2+ आयन और दो बनाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, मान लो स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन थी सी इन आयंस की थी 0। अगर सोलुबिलिटी जो है इस सोल्ट की वो S के बराबर है तो मतलब C में से S कंसंट्रेशन डिजोल्व हो चुकी है। अगर S कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डिजोल्व हो जाती है तो कैल्शियम 2+ आयंस कितने बनेंगे, वो S ही बनेंगे। स्टोक्योमेट्री से आप लोग देख सकते हो, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा तो 1 ही मोल कैल्शियम 2+ आयंस का बनेगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयंस कितने बनेंगे, ये 2s बनेंगे भाई, ये डबल बनेंगे। स्टोक्योमेट्री के हिसाब से देखो, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो एस मोल कितने देंगे, 2s मोल हाइड्रोक्सिल आयंस दे देंगे। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं Ksp कितना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हो गई S मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कितनी हो गई, 2s हो गई। और जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्शन के अंदर उसको पावर में लिखा जाता है, तो 2s जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्सिल आयंस की, इसकी पावर में 2 भी हमें लिखना पड़ेगा। इसको अब सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, एस स्क्वायर की s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s क्यूब। तो ये हमारे पास Ksp की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग सोल्यूबिलिटी निकाल लें, सोल्यूबिलिटी बेसिकली क्या है, इन आयंस की क्या कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो अगर हम लोग निकाल लें तो Ksp निकाल पाएंगे। Ksp ही हमको निकालना है। अब सोल्यूबिलिटी की वैल्यू कहां से निकलेगी, pH से निकलेगी। अब यहां पर देखो भाई, हमें चाहिए हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन, वो POH से निकल सकती है। वो किससे निकलेगी, POH से निकलेगी, लेकिन हमें दिया गया है pH। तो POH कैसे निकालें, सीधा सा रिलेशन होता है इनके बीच में, pH और POH दोनों का जो सम होता है वो रूम टेम्परेचर पे 14 के बराबर होता है। तो POH कितना हो जाएगा, 14 माइनस PH, 14 माइनस 9, 9 और 5 14 होता है, तो POH आ गई 5। अब POH किसके बराबर होता है, POH बेसिकली होता है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। इसकी वैल्यू अगर 5 है तो हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। अब आगे देखो भाई, यहां पर नेगेटिव साइन को हम लोग लेके जा सकते हैं राइट साइड में, तो लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ये कितना हो जाएगा, -5। अब यहां पर लॉग के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, लॉग के बेस में जो होता है वो होता है 10, तो log 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अगर -5 के बराबर है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी भाई, ये 10 चला जाएगा राइट साइड में और यहां पर जो भी नंबर लिखा था वो चला जाएगा 10 की पावर में। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर -5। तो हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर वो हमने निकाल ली। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझो भाई, 10 रेज टू द पावर -5 जो है वो सोल्यूबिलिटी नहीं है, वो सिंपली क्या है, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन है। हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, 2s, 2s है, डबल ऑफ सोल्यूबिलिटी वो है ये। तो 10 रेज टू द पावर -5 जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकली है वो 2s के बराबर होगी। इसको डायरेक्टली s के बराबर मत पुट कर देना, तो यहां पर 2s की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 10 रेज टू द पावर -5। तो s कितना आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -5 बाई 2, s की वैल्यू आ गई। Ksp का हमने रिलेशन निकाल रखा है s के साथ, तो Ksp क्या हो जाएगा, 4s क्यूब के बराबर हो जाएगा। यहां पर मैं करता हूं भाई वैल्यू पुट, Ksp विल बी इक्वल टू 4s क्यूब, s की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -5 बाई 2, इसका हो जाएगा क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आने वाला है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -15। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगा सही जवाब। तो पीएच दे रखी हो, पीओएच दे रखी हो, उससे आयंस की कंसंट्रेशन निकाल लो। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको फिर इस एक्सप्रेशन के साथ में रिलेट कर दो, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। और सोल्यूबिलिटी का और केएसपी का रिलेशन ड्राइव करना तो हम लोग सीख ही गए। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले केएसपी का और एस का मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का और सोल्यूबिलिटी का, इन दोनों का रिलेशन निकाला था एजीबीआर के लिए। अब निकाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोल्ट्स के लिए इन दोनों का रेशियो निकालना सिखा देता हूं भाई, रेशियो नहीं, इन दोनों का रिलेशन निकालना सिखा देता हूं। कहीं पर KSP एस स्क्वायर के बराबर हो रहा है, यहाँ पर KSP 4s क्यूब के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट रिलेशन नहीं होता इनका, इनका कोई रिलेशन होगा वो सोल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दो तरह के सोल्ट के लिए हम लोग सीख गए हैं। आगे मैं आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी और आयोनिक प्रोडक्ट वगैरह क्या होता है अलग अलग सोल्ट्स के लिए वो मैं सिखाता हूं। देखो भाई, AgBr के लिए हम लोग सीख गए। सीधी सी बात है, अगर AgBr हमारे पास है और वो किस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है Ag प्लस और Br माइनस के अंदर, तो ऐसे सोल्ट के लिए KSP क्या आ रहा है, एस स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसके जैसे अगर कोई साल्ट होंगे जो कि यही दो आयंस दे रहे होंगे, इसी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में दे रहे होंगे, तो उनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी का रिलेशन यही आएगा। फॉर एग्जांपल AgCl का अगर आप लोग KSP निकालोगे एस स्क्वायर ही आएगा। अगर AgI का, सिल्वर आयोडाइड का KSP निकालोगे एस स्क्वायर ही आएगा। ठीक है भाई, तो अगर हमारा सोल्ट एक एक आयंस के अंदर ही डिसोसिएट हो रहा है तो उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यही आएगा। बेरियम सल्फेट का भी यही आएगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट BaSO4 किसके अंदर डिसोसिएट होगा, देखो वो भी एक एक मोल आयंस ही देगा। तो इस सोल्ट का भी KSP किसके बराबर आने वाला है, एस स्क्वायर के ही बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो किसी भी सोल्ट के लिए। अब मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सोल्ट्स के बारे में बताता हूं। पहला है हमारे पास सिल्वर ऑक्जेलेट। सिल्वर ऑक्जेलेट से भी पहले सिल्वर क्रोमेट की बात करते हैं भाई, Ag2CrO4। CrO4 ये क्या होता है, देखो CrO4 कुछ इस तरीके का आयन होता है। क्रोमियम के ऊपर दो लगे हुए होते हैं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और दो लगे हुए होते हैं O नेगेटिव आयंस। इन्हीं के साथ में हमारा सिल्वर पॉजिटिव या फिर पोटेशियम पॉजिटिव जो भी है वो अटैच होता है। तो यहाँ पर Ag प्लस और Ag प्लस है। यहां पर अगर इस सोल्ट का डिसोसिएशन होगा तो तीन आयंस बनेंगे भाई, दो तो सिल्वर आयंस बन जाएंगे और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, CrO4 2 नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो जब आपको सोल्ट का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप लोग ये बता पाओगे कि कौन से आयंस बनने वाले हैं। इसीलिए मैं कुछ स्पेशल सोल्ट्स की यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूं। तो इसका जब डिसोसिएशन होगा तो दो हमें मिलेंगे Ag प्लस आयंस और एक मिलेगा CrO4 2 नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर मान लो भाई इस सोल्ट की जो सोल्युबिलिटी है वो है S, तो कितने Ag प्लस आयंस ये देगा, ये देगा 2s Ag प्लस आयंस, और CrO4 2 नेगेटिव आयंस कितने मिलेंगे, S ही मिलेंगे। तो इसका अगर हमें निकालना है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो KSP किसके बराबर हो जाएगा भाई, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Ag प्लस की कंसंट्रेशन है 2s और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो 2 है वो चला जाएगा पावर में। CrO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन है S, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, वो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। इसको सोल्व करेंगे तो KSP कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4 S क्यूब। तो इस तरीके से KSP का और सोल्युबिलिटी का मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और सोल्युबिलिटी का रिलेशन हम लोग निकाल पाएंगे इस सोल्ट के लिए। अब अगर कोई ऐसा सोल्ट है जो कि दो आयन एक तरह के दे रहा है और एक आयन एक तरह का दे रहा है, मतलब टोटल तीन आयंस दे रहा है, उसके लिए यही रिलेशन आने वाला है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने किया था अभी अभी, तीन तरह के आयंस दे रहा था, हालांकि ये एक कैटायन दे रहा था दो एनायन दे रहा था, लेकिन हमारा सिल्वर क्रोमेट क्या कर रहा है, दो कैटायन दे रहा है एक एनायन दे रहा है, लेकिन टोटल आयंस तो तीन ही है।
तो यहाँ पर भी KSP का जो रिलेशन था बिल्कुल यही निकला था। इसीलिए अलग अलग सोल्ट के लिए अलग अलग रिलेशन बनेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के और सोल्यूबिलिटी के। अच्छा, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट में वही बेसिक सा डिफरेंस है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, वेयर एज आयोनिक प्रोडक्ट के अंदर जो कंसंट्रेशन लेंगे वो किसी भी मोमेंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। रिएक्शन की शुरू में निकाल सकते हैं, रिएक्शन के बाद में निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन निकलता है किसी भी सोल्ट के बीच में। एक और सोल्ट की एग्जांपल लेते हैं भाई, कैल्शियम फॉस्फेट। अभी कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये आखिर किस तरह का होता है हमारे पास, ये हम लोग देखते हैं भाई। तो देखो, PO4 जो होता है फॉस्फेट आयन, वो कुछ इस तरह का दिखता है भाई। देखो, P एक होता है डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, एक होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली दिस इज PO4 3 नेगेटिव आयन। और कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो ओवरऑल बैलेंस्ड मॉलिक्यूल ये किस तरह बनाएगा, ये कुछ इस तरह बनाएगा भाई। देखो, कैल्शियम फॉस्फेट जो होगा उसमें दो तो होंगे फॉस्फेट आयंस, दो हम लोग यहां पर बना देते हैं, दो फॉस्फेट आयंस बन गए। तीन कैल्शियम कैसे होंगे, देखो, एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव यहां अटैच होगा, एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव यहां अटैच होगा, और एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक तरीके से यहां पर ऐसे अटैच हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा टोटल दो नेगेटिव चार्ज के साथ में ही अटैच्ड होता है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बनने वाला है भाई, समझ गए। अब यहां पर जब इसका डिसोल्यूशन हम लोग करवाएंगे, जब इसको पानी में डिसोल्व कराएंगे, तो हमें कौन से आयन मिलेंगे भाई। देखो, एक कैल्शियम 2 प्लस आयन यहां से मिलेगा, एक कैल्शियम 2 प्लस आयन यहां से मिलेगा, एक कैल्शियम 2 प्लस आयन यहां से मिलेगा। इसी के अलावा और क्या क्या बच गया भाई, देखो, फोस्फेट आयन हमें कितने मिल जाएंगे, दो। एक फोस्फेट आयन यहां से मिल जाएगा, एक फोस्फेट आयन यहां से मिल जाएगा। तो बेसिकली जब इस सोल्ट का डिसोसिएशन होगा तो ये क्या क्या देने वाला है भाई, तीन देगा कैल्शियम 2 प्लस आयंस और दो देगा फोस्फेट आयंस। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इस सोल्ट के लिए सोल्यूबिलिटी का और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन निकालने वाले हैं। तो मान लो अगर S है सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस सोल्ट, मतलब S अमाउंट में ये सोल्ट डिसोसिएट हो रहा है आयंस के अंदर, तो कैल्शियम 2 प्लस आयंस ये कितने देने वाला है, ये देने वाला है 3 टाइम्स S। स्टोक्योमेट्री देखनी है, एक मोल कैल्शियम फोस्फेट 3 मोल देगा कैल्शियम 2 प्लस आयंस की। सिमिलरली फोस्फेट आयन से कितने देगा, ट्वाइस देगा, क्योंकि एक मोल कैल्शियम फोस्फेट का 2 मोल हमें दे रहा है फोस्फेट आयंस के। तो ये आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इस रिएक्शन के लिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाई दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और डिफरेंट प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमें उन कंसंट्रेशंस की पावर में लिखने होते हैं। कैल्शियम 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 3s, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 चला जाएगा पावर में। फोस्फेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो 2s है, तो फोस्फेट का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चला जाएगा पावर में। तो इसके लिए KSP कितना आ गया भाई, देखो, इसके लिए KSP की वैल्यू आ गई 3 तिया 9 तिया 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 दूनी 4 मल्टीप्लाइड बाई S की पावर हो जाएगी 3 और 2 5। इसके लिए जो वैल्यू आएगी KSP की वो किसके बराबर आएगी भाई, 108 S की पावर 5। ये रिलेशन बन जाएगा इस सोल्ट के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और सोल्ट की सोल्युबिलिटी का। इसीलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा सोल्ट कौन से आयन बनाता है सॉल्यूशन के अंदर। अपने आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, सोल्युबिलिटी के हिसाब से KSP निकाल लोगे, KSP के हिसाब से सोल्युबिलिटी भी निकाल लोगे। अगर सोल्युबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, 108 को डिवाइड में ले जाएंगे, 5 पावर यहाँ पर क्या है भाई 5 है, उस तरफ जाके 1/5 हो जाएगी, एक तरीके से पेंटा रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर आंसर्स निकाल सकते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। सोल्यूबिलिटी दे रखी है, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। देखो AgCl कैसे डिजोल्व होता था, Ag प्लस देता था, Cl नेगेटिव देता था। S अगर इसकी सोल्यूबिलिटी है तो S कंसंट्रेशन ही Ag प्लस आयंस की होगी और S कंसंट्रेशन ही क्लोराइड आयंस की भी होगी। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, S स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी कितनी दे रखी है भाई, 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मोलर दे रखी है। तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 1.06 का स्क्वायर ऑलमोस्ट होता है 1.12 के आसपास, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 10। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ lead chloride at certain temperature if solubility of PbCl2 is 4.4 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर है, मोलैरिटी नहीं दी है, कंसंट्रेशन नहीं दी है। ग्राम पर लीटर को एक्चुअली हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। सोल्यूबिलिटी अगर निकालनी है तो मोलैरिटी की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा वो भी देखेंगे, चैप्टर 1 का छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और कुछ नहीं, मोल कॉन्सेप्ट का। तो हमें बेसिकली सोल्यूबिलिटी दे रखी है, सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं इस वैल्यू से। एग्जैक्ट सोल्यूबिलिटी ये नहीं है, ये हमें दे रखी है और हमें निकालना है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, KSP निकालना है। देखो भाई PbCl2 कैसे डिसोसिएट होता है, कुछ ऐसे, एक मिलेगा Pb2 प्लस आयन और दो मिलेंगे क्लोराइड आयन। तो S अगर सोल्यूबिलिटी है तो Pb2 प्लस के हमें S मोल मिलेंगे और क्लोराइड आयंस के 2S मिलेंगे। KSP किसके बराबर हो जाएगा, S मल्टीप्लाइड बाई 2S का होल स्क्वायर, 4S क्यूब के बराबर हो जाएगा हमारे पास। सोल्यूबिलिटी अब हमें निकालनी है मोलैरिटी की टर्म्स में। मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है, मोल्स पर लीटर। हमें वैल्यू किस में दे रखी है, ग्राम पर लीटर में। ग्राम से मोल कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो अगर हम लोग इस ग्राम पर लीटर वाली वैल्यू को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मोलरिटी इसकी किसके बराबर हो गई भाई, 4.4। ग्राम को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है तो PbCl2 का मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, एटॉमिक वेट दे रखे हैं दोनों के, मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, सारे एटम्स के एटॉमिक वेट के सम के बराबर हो जाएगा। तो लेड का एटॉमिक वेट है 207 प्लस क्लोरीन का मोलिकुलर वेट है 35.5। दो क्लोरीन के एटम है लेड क्लोराइड के अंदर भाई, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो बेसिकली ये 4.41 क्या था, ये ग्राम था, 4.4 ग्राम था। 4.4 को इस मोलिकुलर वेट से हमने डिवाइड कर दिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स अब बन चुका है। तो अब ये मोलैरिटी जो है ये मोल्स पर लीटर के अंदर आ गई है, ये होगी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, इसको हम लोग करेंगे सोल्व। तो ये हमारे पास निकल के आने वाला है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोलर, इसके बराबर ये वैल्यू जो है आ जाएगी। तो ये बेसिकली सोल्यूबिलिटी आ गई मोल्स पर लीटर की टर्म्स में। अब क्या करना है, KSP निकालना है। KSP कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा। सो KSP इज बेसिकली इक्वल टू 4S क्यूब। ये हम लोग अब निकाल देते हैं, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। S की वैल्यू आ गई है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2। इसका हम लोग क्यूब कर देंगे, ये सोल्व करने पे बराबर आएगा 1.63 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 के। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स आप लोग खुद से सोल्व करके देखा करें, एग्जैक्ट यही आंसर आने वाले हैं। ठीक है,
हाँ जी, ये हो गया भाई क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर ना सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन हमने निकाला है, लेकिन दो और एक्स्ट्रा चीजों से हमें इसको रिलेट करना आना चाहिए। किससे? एक जगह पे हमने पीएच और पीओएच से देखा था कि कैसे हम लोग कंसंट्रेशंस निकालते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या किया भाई, सोल्यूबिलिटी हमें ग्राम पर लीटर की फॉर्म में दे दी, हमें चाहिए मोलैरिटी की टर्म्स में। मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर, स्ट्रेंथ होती है यहाँ पर ग्राम पर लीटर। कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में? मोलर मास से डिवाइड करके, इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो थोड़े बहुत अलग अलग चैप्टर्स के जो है कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको लगाने पड़ सकते हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल भी करेंगे जहां थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। सारे चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, सारे चैप्टर्स आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम। हाँ जी, आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे भाई। देखो, आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बेसिक बात तो कर ही चुके हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी गिवन मोमेंट। और जो KSP होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है उसी को हम लोग सोल्युबिलिटी भी बोलते हैं, है ना? ठीक है भाई, तो ये होता है इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस। अब रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तब आयंस बने नहीं है, तो वहां पर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है KSP से। ये हम लोग निकालते हैं भाई। देखो, हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है। एक होता है सोल्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और एक तरफ हमारे पास होते हैं आयंस जो कि एक्वस फॉर्म के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे तीन मोमेंट्स के ऊपर। पहला मोमेंट क्या होगा भाई, जब हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि हमने अभी अभी सोल्ट डाला है, वहां पर आयंस अभी उतने नहीं बने हैं जितने कि इक्विलिब्रियम पर बनेंगे। ये इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन है, ये ज्यादा है, लेकिन आईपी जो है आयोनिक प्रोडक्ट, ये इस मोमेंट के ऊपर जो है कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट है। तो ये क्योंकि कम है तो मतलब अभी रिएक्शन जो है आगे नहीं गई है, अभी साल्ट से आयंस बनने वाले हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सोल्ट विल सोल्यूबलाइज, सोल्ट विल सोल्यूबलाइज। अभी सोल्ट घुलेगा, आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और जब आयंस की कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो जाए कि उनका प्रोडक्ट KSP के बराबर हो जाए, वहां पर फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन जब स्टार्ट ही हुई है तब की कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है, जब आयोनिक प्रोडक्ट कम है KSP से। धीरे धीरे क्या होगा भाई, आयोनिक प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा KSP के। ऐसा कब होगा? इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर बेसिकली क्या होता है, जितना भी सोल्ट डिसोसिएट होना था, सोल्यूबलाइज होना था, उतना हो चुका होता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा। सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है कि जितना सोल्ट उसके अंदर डिसोल्व हो सकता था उतना हो गया है, और ज्यादा सोल्ट अब डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, और ज्यादा सोल्ट अब डिसोल्व नहीं हो पाएगा। जब सॉल्यूशन के अंदर इतना सोल्यूट प्रेजेंट हो जो कि मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा सोल्यूट हम लोग घोल ही नहीं सकते, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर मैं आपको तीन तरह के सॉल्यूशन का डिफरेंस बताता हूं। मान लो कि हमारे पास वाटर था भाई, तीन कंटेनर्स के अंदर हमारे पास वाटर था, ठीक है भाई। पहले केस में हमने क्या किया, बहुत थोड़ा सा सोल्ट इसके अंदर डिजोल्व किया, मतलब बहुत कम सोल्यूट को हमने डिजोल्व किया है। और भी सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है, और भी साल्ट इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। तो मतलब इसके अंदर कंसंट्रेशन काफी कम है सोल्यूट की, और भी सोल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को सिंपली सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर टेक्निकल टर्म्स में इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अंडर सैचुरेटेड मतलब
और भी सोल्यूट इसके अंदर घोला जा सकता है। अब हमने क्या किया भाई, इसके अंदर बहुत सा सोल्यूट ऐड कर दिया, इतना सोल्यूट ऐड कर दिया कि अब इसके बाद अगर हम लोग सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल फाइनल पोजीशन पहुंच चुकी है जहां पर मैक्सिमम सोल्यूट जितना डिजोल्व हो सकता था उतना ही हमने डाल दिया। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया मान लो यहाँ पर 5 मोल आयंस डालने से। इसके बाद भी अगर हम लोग सोल्ट डालते रहे तो वो डिजोल्व तो हो नहीं पाएगा, तो वो सोल्ट क्या करेगा, वो सोल्ट नीचे सेटल हो जाएगा भाई, वो नीचे जमा हो जाएगा, है ना, यहीं पर इक्विलिब्रियम भी आता है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड हो चुका था, उससे भी ज्यादा सोल्ट हमने डाल दिया है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं भाई। तो यहाँ पर बेसिकली इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जितना सोल्ट डिसोल्व होना था उतना हो जाएगा। तो आईपी आयोनिक प्रोडक्ट जब केएसपी के बराबर हो जाएगा तब वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। अब मान लो कुछ ऐसा हो कि जितने आयंस इक्विलिब्रियम के ऊपर डिसोल्व हो सकते थे उससे भी ज्यादा आयंस यहाँ पर डिसोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तरीके से थ्योरेटिकल कंडीशन आप लोग इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी केएसपी से। ऐसा किस केस में होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। आखिर जितने आयंस बन सकते थे, जितना सोल्यूबलाइज हो सकता था, उससे भी ज्यादा सोल्यूबिलिटी कैसे आई। क्या हुआ भाई, एक सेकंड रुको। हाँ जी, यहाँ पर क्या हुआ, आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया केएसपी से भी। इक्विलिब्रियम पे जितना सोल्ट डिसोल्व हो सकता है उससे भी ज्यादा फॉर्म में डिसोल्व है, उससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन आयंस की यहाँ पर है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो हमने सोल्ट डाला वाटर के अंदर, जिसने क्या क्या किया भाई, मान लो सिल्वर आयंस बना लिए और ब्रोमाइड आयंस बना लिए। अब उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर अगर मैं एक्स्ट्रा डाल दूं ब्रोमाइड आयंस, फॉर एग्जांपल मैंने HBr डाल दिया, HBr तो पूरा डिसोसिएट होगा, तो ब्रोमाइड आयंस की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ गई वहां पर। अब उसके बाद क्या होगा, देखो अगर ब्रोमाइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आयंस की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी इक्विलिब्रियम पे, तो ये रिएक्शन लेफ्ट साइड में चली जाएगी, ये रिएक्शन लेफ्ट साइड में चली जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, देखो कैसे होगा ये। मान लो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम था कुछ इस तरह से, यहाँ पर था AgBr सॉलिड फॉर्म में, डिसोसिएट हो रहा था Ag प्लस और ब्रोमाइड आयंस के बीच में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ कंसंट्रेशन थी सिल्वर आयंस की और ब्रोमाइड आयंस की जो कि डिसोसिएट हो चुकी थी। इस कंडीशन के ऊपर अगर मैं HBr डाल दूं सॉल्यूशन में, HBr पूरा डिसोसिएट होता है भाई, AgBr की तरह नहीं होता कि बहुत पार्शियली डिसोसिएट हो। तो यहाँ पर जितना भी HBr डाला सारा ब्रोमाइड आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ब्रोमाइड आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये रिएक्शन बैक जाएगी भाई, जितना सोल्यूबलाइज हो चुका था वो और कम होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। और अगर ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगी तब क्या होगा, ध्यान से सोचो, तब आयंस जो डिसोल्व हो चुके थे वो वापिस से सॉलिड बनाने लग जाएंगे, आयंस से सॉलिड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। इसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन भी बोला जाता है। जब डिसोल्व्ड एक्वस आयंस कंबाइन होके सॉलिड साल्ट बनाने लग जाते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में जब सेपरेट होने लग जाता है पूरे सॉल्यूशन से, एक तरीके से अलग से सेटल डाउन होने लग जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया केएसपी से, उस केस में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस केस में आयंस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग बाहर से आयंस डाल देंगे तो उस केस में ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स जाएगी,
आयनिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म की तरफ जाएगी, मतलब प्रेसिपिटेट बनने लग जाएंगे। तो ये है भाई आयोनिक प्रोडक्ट का और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक तरीके से रिलेशन। हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट के सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनने वाला है, सॉल्यूशन और ज्यादा एक तरीके से कंसंट्रेटेड बनने वाला है, मतलब सोल्ट का डिसोल्यूशन होने वाला है, या फिर और ज्यादा कम डिसोल्यूशन होने वाला है, मतलब प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं। तो इन दोनों की आपस की वैल्यूज को कंपेयर करके हम लोग बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस थे जिसके अंदर आयोनिक प्रोडक्ट को और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हमने इस तरह से कंपेयर किया है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन यहां पर है, आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूं। कैसे अप्रोच करें इसको, देखो भाई, गिव रीजन वाई बेरियम सल्फेट विल प्रेसिपिटेट आउट व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। ये हमें बताना है भाई, आखिर क्यों बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को हम लोग मिक्स कर देंगे, इन कंसंट्रेशंस को मिक्स कर देंगे। गिवन दैट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज दिस, बेरियम सल्फेट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हमें दिया हुआ है। तो देखो भाई, बेरियम सल्फेट वीक सोल्ट है, स्प्राइंगली सोल्यूबल है, बेरियम 2+ आयन और सल्फेट आयंस बनाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर बेरियम सल्फेट नहीं डाला है, हमने क्या क्या डाला है, बेरियम क्लोराइड डाला है। आप लोग ध्यान से समझो, बेरियम क्लोराइड क्या है, इट इज ए सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl का सोल्ट है ये, तो इसका पूरा डिसोसिएशन होने वाला है। अगर एक भी कंपोनेंट सोल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोसिएशन होने वाला है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन थी वो थी 2 रेज टू द पावर -3 मोलर। ये पूरा डिसोसिएट किस में हो जाएगा, बेरियम 2+ आयंस में, और 2 ये देगा क्लोराइड आयंस। इन आयंस की क्या क्या कंसंट्रेशन होगी, देखो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन बेरियम क्लोराइड की थी उस पूरे की डिसोसिएट होने से ये दोनों बनेंगे। तो 1 मोल ही बनेगा बेरियम 2+, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाएगी 2 रेज टू द पावर -3 के। लेकिन क्लोराइड आयंस डबल बन रहे हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये होने वाली है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। ये क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन होगी भाई जब इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। अब साथ में हमने क्या डाला है भाई, सोडियम सल्फेट भी डाला है। सोडियम सल्फेट भी क्या है, इट इज ए सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग ही एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस का ये सोल्ट है। इसका भी पूरा डिसोसिएशन होने वाला है। क्या क्या बनाएगा, 2Na+ बनाएगा, एक सल्फेट आयन बनाएगा। कंसंट्रेशन क्या होगी इन आयंस की, देखो सोडियम सल्फेट की जो कंसंट्रेशन शुरू में ली गई थी वो थी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। सोडियम आयंस इससे डबल बनेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। सल्फेट आयंस उतने ही बनेंगे जितना सोडियम सल्फेट था, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। तो मतलब जब इन दोनों सोल्ट को डिसोल्व किया जाएगा तो बेरियम 2+ की, क्लोराइड आयंस की, Na2+ की, सॉरी 2Na+ की और सल्फेट आयंस की, ये कंसंट्रेशंस हमारे पास बन जाएंगी। अब ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो बनेंगे। यहाँ पर एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। हमें क्या बताया गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सोल्ट्स आर मिक्स्ड। दोनों सोल्ट के, बेरियम क्लोराइड के और सोडियम सल्फेट के बराबर वॉल्यूम मिक्स किए गए हैं। आप लोग एक चीज इमेजिन करो, मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक में 100 वॉल्यूम में कुछ मोल्स हैं, दूसरे में 100 वॉल्यूम में कुछ मोल्स हैं। तो जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स अब कितने सॉल्यूशन में होंगे, क्या उतने ही सॉल्यूशन में होंगे या फिर डबल में होंगे, डबल हो जाने वाला है वॉल्यूम। दोनों सोल्ट के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो यहां पर मैं कैसे बोल सकता हूं कि BaCl2 के 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3 मोल्स अगर 100 ml में थे, तो बेरियम 2+ के जो ये इतने मोल आएंगे ना, ये 100 ml में नहीं होंगे, ये 200 ml में होंगे। यहाँ पर वॉल्यूम डबल हो गया है, कंसंट्रेशन इनकी आधी हो जाएगी। तो दोनों सॉल्यूशंस को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो एक्चुअल कंसंट्रेशन इतनी नहीं होंगी बल्कि इनकी हाफ हो जाएगी। ये भी आप लोग समझ गए। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन मैं यहीं पर लिख देता हूं भाई, डिवाइड कर दो 2 से, एक्चुअल कंसंट्रेशन आ जाएगी चारों आयंस की।
तो ये चारों आयंस की कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब आयंस की कंसंट्रेशन हमें पता है। अब क्या हम लोग बेरियम सल्फेट का आयोनिक प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आयोनिक प्रोडक्ट देखो कितना हो जाएगा बेरियम सल्फेट का, क्योंकि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट क्यों बन रहे हैं यही हमको बताना है। तो बेरियम सल्फेट का आयोनिक प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस आयंस मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। बेरियम 2 प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो कितनी है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कितनी हो गई? 10 रेज टू द पावर माइनस 3 हो गई। सल्फेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 10 रेज टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पर आयोनिक प्रोडक्ट इसका आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस 7। आयोनिक प्रोडक्ट इतना आ गया। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना है? 10 रेज टू द पावर माइनस 10 है। आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है भाई। आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और जब आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तब क्या होता है? रिएक्शन बैक जाती है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। जब आयोनिक प्रोडक्ट जो होगा बेरियम सल्फेट का और बेरियम आयंस का और सल्फेट आयंस का वो ज्यादा हो जाएगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तब ये रिएक्शन बैक जाएगी। बेरियम सल्फेट क्योंकि स्प्रांगली सोल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म में ये बनने लग जाएगा, इसके सॉलिड बनने लग जाएंगे। तो आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इसीलिए बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर बनने वाले हैं। यही हमें बताना था कि आखिर क्यों बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे जब हम लोग बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में डिसॉल्व कर देंगे। तो ये था भाई इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोग खुद से सोल्व करो। थोड़ा सा बस मैथमेटिकल ट्विस्ट है इसके अंदर, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन ये है। देखो भाई, सोल्ट AB एंड XY2 हैव सेम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। दोनों सोल्ट्स का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट सेम है। विच वन इज मोर सोल्यूबल? कौन बढ़िया सोल्यूबल है? देखो, AB सोल्ट कैसे डिसोसिएट होगा? A प्लस में, P माइनस में। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? मान लो S सोल्यूबिलिटी है तो S ही कंसंट्रेशन होगी इसकी और S ही कंसंट्रेशन होगी इसकी। अब मान लो AB की सोल्यूबिलिटी है S, XY2 की है कुछ और, हमें नाम देना पड़ेगा। दोनों की सोल्यूबिलिटी तो अलग है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बराबर है लेकिन सोल्यूबिलिटी अलग अलग है। तो इसकी जो KSP होगी वो हमने मान लिया S1 स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी S1 हमने मान ली। XY2 जो है वो किसके अंदर डिसोसिएट होगा? एक X2 प्लस के अंदर और 2 Y माइनस आयंस के अंदर ये डिसोसिएट होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर इसकी सोल्यूबिलिटी को हम लोग S2 मान लें तो ये होगा S2 और ये कितना हो जाएगा? 2S2, डबल हमें मिलेगा, है ना। 2Y नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन डबल मिलने वाली है। तो XY2 के लिए जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा भाई? S2 मल्टीप्लाइड बाई 2S2 का होल स्क्वायर, ये होने वाला है 4S2 क्यूब। अब हमें क्या बताया गया है भाई? दोनों का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बराबर है, तो मतलब हम दोनों की सोल्यूबिलिटीज की जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कर सकते हैं। S1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4S2 क्यूब, इसके बराबर ये होना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे भाई? देखो, S1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर इस तरफ से राइट साइड में जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो 4S2 क्यूब ये था, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा S1 विल बी इक्वल टू 2S2 की पावर 3/2। ये रिलेशन आ गया भाई दोनों सॉल्ट्स की सोल्यूबिलिटी के बीच में। अब हमें बताना है किसकी सोल्यूबिलिटी बराबर है। यहाँ पर अब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको यहाँ पर देख के क्या लग सकता है? आपको ये लग सकता है कि साल्ट सेकंड की जो सोल्यूबिलिटी है वो साल्ट 1 की जो सोल्यूबिलिटी है वो साल्ट 2 की सोल्यूबिलिटी के डबल से भी कहीं ज्यादा है। तो आपको लगेगा कि भाई S1 ज्यादा है S2 से। यहां पर आप लोग गलती कर दोगे। क्यों? देखो भाई, मैथमेटिक्स में आपको समझाता हूं। हमारे पास 3 नंबर हैं, एक है 1, एक है 1 से थोड़ा सा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 1 से ज्यादा मान लो कि आप लोग 1.5 हो गया, और 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर एक है 0.5 हो गया। अब आपको क्या करना है भाई?
इन तीनों का स्क्वायर करना है। आप लोग ध्यान से सोचो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से ज्यादा आएगा। यहां पर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, कितनी आएगी? 2.25 आएगी। तो 1 से ज्यादा अगर कोई भी नंबर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर से ज्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 0.5 का स्क्वायर करें, 1 से छोटी कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर करें, तो वो वैल्यू उस नंबर से भी छोटी हो जाएगी भाई, है कि नहीं? 0.25 आएगा, तो ये वैल्यू इस ओरिजिनल वैल्यू से भी छोटी हो गई। अब सोल्यूबिलिटी क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो कि डिसॉल्व हो चुकी है। जितना सोल्ट हमने डाला उसकी कंसंट्रेशन अगर 1 भी मान लें तो 1 का कुछ फ्रैक्शन ही होगा जो कि डिसॉल्व हो पाएगा। मतलब सोल्यूबिलिटी एक कंसंट्रेशन है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। एस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। अगर s की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ पर s2 की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। उसके अगर पावर में कुछ करेंगे तो वो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी नहीं, वो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। यही रीजन है कि यहाँ पर बहुत छोटा नंबर आने वाला है। तो इस इक्वेशन में s1 ज्यादा नहीं होगा s2 से, यहाँ पर s2 ज्यादा होने वाला है। हेंस s2 विल बी ग्रेटर देन s1। कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप लोग लोगे, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? S1 ज्यादा आएगा S2 से। लेकिन अगर यहां पर आप लोग 1 से कोई छोटा नंबर रख के देखोगे, क्योंकि एक्चुअल में सोल्यूबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी ही होती है हमेशा, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर लेके देखो, S2 की वैल्यू ज्यादा आएगी S1 से। आप लोग खुद चेकआउट भी कर सकते हो, कोई भी 1 से छोटी वैल्यू रख के देख लो S2 की जगह, फिर देखो S1 S2 से ज्यादा आता है या फिर कम आता है। S2 की वैल्यू अगर छोटी रखोगे 1 से तो हमेशा S2 ही ज्यादा आएगा, और 1 से अगर ज्यादा वैल्यू रखोगे तो S1 ज्यादा आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में सोल्यूबिलिटी की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की बात करें, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो 1 से कुछ ना कुछ कम ही रहेगी। यही रीजन है कि S2 विल बी ग्रेटर देन S1। ये मैथमेटिकल कंफ्यूजन है, आपके माइंड में भी हो सकती है। आप लोग 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रख के देखो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। दिस वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भाई, मैथमेटिकली आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, द सोल्यूबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज दिस, द वैल्यू ऑफ इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। अरे यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है। सोल्यूबिलिटी दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये किस में दी हुई है? ग्राम पर लीटर में दी हुई है। मोल्स पर लीटर में निकाल लोगे, मोलर मास को डिवाइड करके, उसके बाद में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आप लोग बड़े आराम से इसको सोल्व कर लोगे। आई हैव फुल बिलीफ इन यू। इसीलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेक्चर में दोबारा हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग खुद से सोल्व करना और इसका आंसर निकालना और लिख देना कमेंट्स में। आगे देखते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज दिस, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। कंसंट्रेशन दे रखी है मोल्स पर लीटर में और हमें बताना है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, ये सोल्ट का डिसोसिएशन कैसे होता है यही आपको पता होना चाहिए। सिल्वर ऑक्सैलेट, ये है भाई सिल्वर ऑक्सैलेट, ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सैलिक एसिड आपने देखा होगा, ऑक्सैलिक एसिड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो H को हटा के बेसिकली क्या किया गया है, 2 सिल्वर आयंस लगा दिए गए हैं। दिस इज सिल्वर ऑक्सैलेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस सोल्ट को जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 2 सिल्वर आयंस मिल जाएंगे और एक ऑक्सैलेट आयन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह होता है, 2 Ag प्लस आयंस और एक C2O4, 2 नेगेटिव आयन हमें मिलेंगे। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2S हो जाएगी, और ऑक्सैलेट आयंस की कंसेंट्रेशन S हो जाएगी। AsP इसका किसके बराबर हो जाएगा, 2S का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई S, 4S क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, इस सोल्यूबिलिटी की वैल्यू लिखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, अच्छा यहाँ पर भी एक और कॉन्सेप्ट देखो, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2S है, तो बेसिकली 2S की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 2.2 मल्टीप्लाइड बाई
10 रेज टू द पावर -4, तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आएगी, केएसपी की इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। अगर केएसपी की इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास केएसपी निकल जाएगा। एस की वैल्यू रख दो 4s क्यूब में, आंसर हमारे पास आ जाएगा। आप लोग इसको सोल्व करना, कितना आंसर आएगा ये मैं बता देता हूं भाई, इतना आएगा 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -12, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है भाई, चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप लोग सोल्व कर लोगे बड़े आराम से। यहां पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है कॉमन आयन इफेक्ट का। देखो बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट से होता क्या है। बेसिकली ऊपर जो हमने पढ़ा था आयोनिक प्रोडक्ट वर्सेस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक में कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट लगने से क्या होगा, रिएक्शन बैक चली जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, वही सब काम यहाँ पर भी हो जाता है। देखते हैं भाई, हमारे पास AgCl है। AgCl इज बेसिकली स्प्राइंगली सोल्यूबल, Ag प्लस आयंस बनाएगा, क्लोराइड आयंस बनाएगा। KSP की वैल्यू इसके लिए S स्क्वायर के बराबर होगी। अब इस इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर हम लोग NaCl ऐड कर देते हैं तब क्या होगा भाई, सोचो ध्यान से। NaCl एक स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, पूरा डिसोसिएट होगा Na प्लस आयंस और क्लोराइड आयंस के अंदर। कितनी कंसंट्रेशन ली है NaCl की, 0.1 मोलर, मतलब Na प्लस भी 0.1 बनने वाले हैं, क्लोराइड आयन भी 0.1 बनने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमारे पास पहले सॉल्यूशन में एक स्प्राइंगली सोल्यूबल सोल्ट ही प्रेजेंट था, थोड़ा बहुत डिजोल्व हो रहा था, लेकिन क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग सोल्ट डाल दिया जिससे क्लोराइड आयंस निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोराइड आयंस का लगने वाला है कॉमन आयन इफेक्ट, जिस वजह से क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का जो डिसोसिएशन है वो और भी ज्यादा सप्रेस हो जाएगा, और भी ज्यादा कम डिसोसिएट हो पाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। तो एक तरीके से ये रिएक्शन जो है AgCl सॉलिड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अब इससे क्या होगा भाई, देखो इससे होगा ये कि अगर हमें निकालना पड़ जाए KSP, देखो पहले हमारे पास KSP था S स्क्वायर के बराबर, KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10। अब जब ये डिसोल्व हो गया, जब NaCl हमने डाल दिया तब रिएक्शन बैक चली गई। अब सोल्यूबिलिटी कितनी होगी AgCl की, ये हमें निकालना है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि AgCl की सोल्यूबिलिटी हो गई x, Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, NaCl डालने के बाद वो हो जाएगी x। अब यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान से समझो भाई, क्लोराइड आयन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए तो उनकी कंसंट्रेशन थी 0.1, और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, एक क्लोराइड आयंस ये प्रेजेंट है जो कि NaCl से आए हैं, और एक क्लोराइड आयंस वो प्रेजेंट है जो कि AgCl के थोड़ा बहुत डिसोसिएट होने से आए हैं। कितने आएंगे, अगर Ag प्लस आयंस x आए हैं तो ये भी x ही आएंगे। तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी क्लोराइड आयंस की इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो इतनी हो जाएगी भाई 0.1 प्लस x। अब यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान से समझो, क्लोराइड आयंस जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं और वो लगा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, जिस वजह से इस सोल्ट का डिसोसिएशन और भी ज्यादा सप्रेस हो रहा है, मतलब ये डिसोसिएट हो ही नहीं पाएगा। तो क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी ना, वो इन क्लोराइड आयंस की कंपैरिजन में बहुत कम होने वाली है। x इज वेरी वेरी लेस देन 0.1, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डिसोसिएशन और ज्यादा सप्रेस हो चुका है। तो बेसिकली हम इन क्लोराइड आयंस के कंपैरिजन में ना इन क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन को इग्नोर कर सकते हैं। तो क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग ऑलमोस्ट कितना मान सकते हैं, 0.1 मान सकते हैं। तो सोल्यूबिलिटी आ गई है दोनों की, Ag प्लस की सोल्यूबिलिटी x है, क्लोराइड आयंस की सोल्यूबिलिटी ऑलमोस्ट 0.1 है। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अच्छा हमें सोल्यूबिलिटी ही निकालनी थी AgCl की, तो ये देखो भाई कितनी हो जाएगी,
देखो यहां से सोल्युबिलिटी निकल के आ जाएगी Ag प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 0.1। अब इसको इक्वेट कर दो हमारे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, जो कि कितना दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10। तो ये अब आ जाएगी नई सोल्युबिलिटी 1.6 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ये पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, -9 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -9 मोलर। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली में क्या करना था, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। AgCl था जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहा था, जिसका आयोनिक प्रोडक्ट था KSP। हमने क्या किया, NaCl डाला, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हिल गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। नई सोल्युबिलिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी थी। तो हमने क्या किया भाई, स्टार्टिंग कंसंट्रेशंस की वजह से जो KSP था वो ले लिया, और NaCl डालने के बाद क्या कंसंट्रेशन होगी Ag प्लस की और Cl नेगेटिव की, ये हमने निकाल ली। कितनी होगी, Ag प्लस की x होगी और क्लोराइड आयंस की ऑलमोस्ट 0.1 होगी। तो बाद में जो आयोनिक प्रोडक्ट बना उसको हमने कंपेयर कर दिया इनिशियल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, वहां से हमारी नई सोल्युबिलिटी जो है वो निकल के आ गई। क्योंकि रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा इक्विलिब्रियम वापस से सेटअप होने के बाद। तो इस तरीके से भाई हम लोग निकाल सकते हैं नई सोल्युबिलिटी AgCl की। अब बढ़ते हैं आगे, एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं भाई। यूट्यूब पे आमतौर पे बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, लेकिन हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है ना। और नीट के अंदर लंबी स्टेटमेंट को देखते ही छोड़ने का मन करता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है। हम लोग इसको सोल्व करेंगे भाई। द KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, silver iodide are respectively these basically solubility product सबके दे रखे हैं। which of the following salt will precipitate last if AgNO3 solution is added to sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide, sodium chromate। अगर इन चारों सोल्ट के अंदर AgNO3 हम लोग डाल दें तो कौन सा सोल्ट लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। इन सभी सोल्ट्स के, ये सभी जो ऊपर दे रखे हैं ये बनने वाले हैं भाई इनकी रिएक्शन से। जब AgNO3 इनके अंदर डाला जाएगा तो ये सारे सोल्ट बनने वाले हैं। हमें बताना है सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, ये हम लोग निकालेंगे KSP की हेल्प से। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे निकलेगा। Ag2CrO4 इसका डिसोसिएशन हमने पढ़ा था, कैसे होता है, ऐसे होता है। दो मिलते हैं Ag प्लस आयंस, एक मिलता है CrO4 2 नेगेटिव आयंस। इसका जो KSP होता है भाई, देखो मैं यहां पर चारों सोल्ट्स की बात करूंगा। सिल्वर क्रोमेट, इसके लिए जो KSP होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 दूनी 4 S क्यूब, 4 S क्यूब के बराबर ये आने वाला है। हेंस S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो KSP डिवाइडेड बाई 4 और इसकी पावर 1/3। मैं 4 को दूसरी तरफ ले गया, उसके बाद क्यूब इस तरफ था, दूसरी तरफ जाके क्यूब रूट बन गया। ऐसे सोल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल ली मैंने सिल्वर क्रोमेट के लिए। दूसरा सोल्ट क्या है भाई, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसके लिए KSP क्या होगा भाई, S स्क्वायर के ही बराबर होगा। S क्या हो जाएगा, KSP की पावर 1/2 हो जाएगा। दूसरा तीसरा सोल्ट क्या है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी KSP S स्क्वायर के ही बराबर होगा। सोल्युबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी, KSP के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगी। चौथा सोल्ट हमारे पास है सिल्वर आयोडाइड, इसका भी KSP S स्क्वायर के ही बराबर होगा। सोल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, KSP के अंडर रूट के बराबर आ जाएगी। सबके KSP की वैल्यू हमको दे रखी है, तो अब आप लोग निकाल लो कौन सा सोल्ट ज्यादा सोल्यूबल होगा, कौन सा सोल्ट कम सोल्यूबल होगा। सोल्युबिलिटी से फिर हम लोग प्रेसिपिटेशन को जज करेंगे। सोल्युबिलिटी निकालो भाई। KSP जो है Ag2CrO4 के लिए वो है 10 रेज टू द पावर -12, 10 रेज टू द पावर -12। थोड़ा सा ज्यादा है, 1.1 है, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान से समझो,
इनकी पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10⁻⁻12, 10⁻⁻10, 10⁻⁻13, 10⁻⁻17। तो इनके फ्रंट में जो नंबर है ना, उसको अगर आप लोग इग्नोर भी कर दोगे तब भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर नहीं निकालना, हमें बस इन चारों के लिए वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो बहुत आसान है, हम लोग सिर्फ 10 की पावर में क्या लिखा है उसको लेके भी काम चला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12/3। ये 1/3 पावर तो बाहर ही है, इसको रखना ही है, बस इस 4 को हमने इग्नोर किया है। तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगी सोल्यूबिलिटी, 10⁻⁻4 के आसपास इसकी सोल्यूबिलिटी आने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई, KSP फॉर AgCl, AgCl के लिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, 10⁻⁻10 के आसपास है, -10 के आसपास है। KSP की वैल्यू इतनी है, इसका हाफ अगर करेंगे पावर का तो ये सोल्यूबिलिटी निकल आएगी 10⁻⁻5 के आसपास। आगे देखो भाई, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻13 के बराबर है, 10⁻⁻13। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻6.5 के आसपास। तो ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आएगी इसकी सोल्यूबिलिटी की। हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नैरो रेंज नहीं ले रहे, मतलब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड के लिए KSP कितना दे रखा है, 10⁻⁻17 दे रखा है। इसका जब हाफ होगी पावर तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻8.5 के आसपास। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, सोल्यूबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हो। मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसकी आ रही है, Ag2CrO4 की आ रही है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, 10 की पावर जितनी कम नेगेटिव होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी, 10 की पावर जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही कम वैल्यू होगी। तो मिनिमम सोल्यूबिलिटी है सिल्वर आयोडाइड की। अब सोल्यूबिलिटी हम लोगों ने कंपेयर कर ली है भाई डिफरेंट सोल्ट की, कौन सा ज्यादा सोल्यूबल होगा कौन सा कम सोल्यूबल होगा, ये हमने देख लिया है। प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे, देखो अगर कोई साल्ट ज्यादा सोल्यूबल है, बहुत ज्यादा घुल रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट बहुत देर से बनाएगा। सोल्यूबिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो वो डिजोल्व हो जाएगा। प्रेसिपिटेट उसके कब बनेंगे, लास्ट में बनेंगे। अगर कोई बहुत कम सोल्यूबल है, अगर सोल्यूबिलिटी बहुत कम है, वो सोल्यूबलाइज हो ही नहीं पा रहा, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा भाई, AgNO3 डालते ही तुरंत वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, है ना। तो अगर सोल्यूबिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बनेंगे। PPT विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट। हमसे क्या पूछा गया है, किसके प्रेसिपिटेट्स लास्ट में बनेंगे, उसी के बनेंगे जिसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होगी। सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किसकी आई थी, इसकी आई थी, तो इसी के प्रेसिपिटेट लास्ट में बनेंगे। सिल्वर क्रोमेट विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोग सोल्यूबिलिटीज को कंपेयर करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, कौन सा लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना आप लोग एक अलग से कॉन्सेप्ट भी लिखना भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ना कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इस तरीके से प्रेसिपिटेट्स बन जाने की, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट के बहुत ही यूजेस भी होते हैं। एक यूज तो यही हो गया कि इसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट सोल्ट्स को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई खाली स्लाइड यहाँ पर नहीं बची, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के एप्लीकेशन मुझे इस स्लाइड पे लिखवाने थे, लेकिन इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया। तो आप लोग क्या करो, हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसका यूज हो सकता है। देखो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ये मैं आपको समझाता हूं। यहीं पर हम लोग छोटा सा एक सेक्शन बना लेते हैं जिस पर मैं आपको समझाऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है भाई, हेडिंग आप लोग डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। मैं आपको समझाता हूं, देखो भाई, इस इफेक्ट का ना हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्ट, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स। कैसे यूज करेंगे, देखो आमतौर पे जब हम लोग समुद्र से नमक वगैरह निकालते हैं, जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च वगैरह किया था तो वहां से नमक निकाला था, तो वहां पर प्योर NaCl हमें नहीं मिलता, उसके साथ में सोडियम के और मैग्नीशियम के कुछ सल्फेट्स भी मिल जाते हैं इंप्यूरिटीज की फॉर्म में। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर रो सोडियम क्लोराइड पड़ा है, एक तरीके से
सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जिसके साथ में इंप्योरिटीज भी हैं भाई। इंप्योरिटीज में मोस्टली होता है सोडियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के सल्फेट, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है भाई, इस मिक्सचर से जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड के साथ में इंप्योरिटीज भी पड़ी हुई हैं, उसके अंदर से हमें चाहिए प्योर सोडियम, हमको चाहिए फुल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो कैसे निकालें? तो क्या होता है भाई, जब इस सॉल्यूशन के अंदर से हम लोग HCl गैस को पास करवाते हैं, HCl गैस इज पास्ड। आप लोग मान लो शुरू में ये सॉल्यूशन बिल्कुल सैचुरेटेड है, जितना भी ये साल्ट का जो मिक्सचर है इंप्यूरिटीज के साथ वो मिक्स होना था वो हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है। इसके अंदर से प्योर सोडियम क्लोराइड निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक फनल लगाओ, HCl गैस को पंप कर दो। जब HCl गैस को इसके अंदर से पंप किया जाता है, तब हमें देखने को मिलता है कि NaCl जो है भाई इस मिक्सचर में से बिल्कुल प्योर फॉर्म में नीचे डिपॉजिट होने लग गया है। एक तरीके से अलग स्लाइड के ऊपर मैं आपको ये दिखाता हूं। इस सॉल्यूशन में से जैसे ही HCl हमने पास किया तो सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म में नीचे सेटल होना शुरू हो गया, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन हो गया, NaCl प्योर। ऐसा कैसे हुआ भाई, कैसे आखिर प्योरिफिकेशन हो गया HCl ऐड करने से? तो देखो सीधी सी बात है, वही कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर भी लगेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था भाई, NaCl था। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन था तो मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डिसोल्व कर रखा था। हमने नहीं किया था, जब हम समुद्र से निकालते हैं तो बड़े बड़े सॉलिड के ब्लॉक के फॉर्म में हमें ये मिलता है, उसको थोड़े बहुत पानी में हम लोग डिसोल्व पहले करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सैचुरेटेड की तरह ही होता है। तो यहाँ पर NaCl था भाई, एक तरीके से मान सकते हो इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से हो रहा था आयंस के अंदर। इसके अंदर जब हमने HCl डाला तो H प्लस आयंस बन गए, क्लोराइड आयन बन गए। आप लोग यहाँ पर ये मत सोचना कि सोडियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है सर, इसको इक्विलिब्रियम में कैसे लिख दिया। भाई बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ये होता है। एक तरीके से सोडियम क्लोराइड को भी अगर हम लोग पानी में डाल दें, डालते ही रहें, तो एक टाइम पर तो ऐसा आएगा ना कि वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो वही केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्लोराइड आयंस हमने डाले, HCl डाला, इन्होंने लगाया कॉमन आयन इफेक्ट। अब सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास बहुत से आयंस और भी थे, सोडियम प्लस आयन बहुत से थे, सल्फेट आयंस भी थे और साथ में मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस भी थे। ढेर सारे आयंस हमारे पास प्रेजेंट थे, लेकिन हमने क्लोराइड आयन को यहां पर डाला है। जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्लोराइड के ऊपर चार्ज है -1, तो ये क्या कर सकता है भाई, रिएक्शन तो बैक जाने ही वाली है, तो ये दो आयंस के साथ में कंबाइन कर सकता है। Na प्लस आयंस के साथ में जो मिक्सचर में है, मैग्नीशियम आयंस के साथ में जो मिक्सचर में है, तो क्योंकि इसके ऊपर 1 नेगेटिव माइनस चार्ज है, तो जल्दी से जल्दी प्रेसिपिटेट ये किसके साथ बना सकता है, Na पॉजिटिव के साथ में बना सकता है। अगर आसपास के मैग्नीशियम 2 प्लस आयन के साथ में ये कंबाइन करेगा तो MgCl पॉजिटिव ही बनेगा। दो क्लोराइड आयंस एक साथ जाके चिपक के Mg से चिपक जाएं और MgCl2 बना ले, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली Na प्लस के साथ में मिल जाएगा तो डायरेक्टली प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो जो इक्वल अपोजिट चार्ज होता है ना किसी भी आयन के साथ, उसके साथ में जाके आयन सबसे जल्दी चिपकते हैं। तो क्लोराइड आयन भी सबसे जल्दी जाके Na प्लस के साथ में चिपक जाएंगे और NaCl बना लेंगे। वो NaCl क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, वो NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा। इस वजह से मैग्नीशियम के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन ये सारे सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं और जो प्योर NaCl होता है वो नीचे जमा हो जाता है। बाद में भाई हम इसको छान लेंगे। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई कर सकते हैं हम लोग इस कॉमन आयन इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प लेके। ये होता है भाई एक यूज इसका, ठीक है। तो ये था भाई आज का मोटा मोटा लेक्चर। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो बचा है, इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, अरे क्वेश्चन भी बचे हैं अभी। चलो भाई कोई बात नहीं, हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए बीच में नहीं छोड़ेंगे। इंडिकेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इससे ऊपर वाला न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इंडिकेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं एसिड बेस रिएक्शन में। आपने सुना होगा फिनोफ्थलीन डालते हैं बेस में, पिंक पिंक हो जाता है ना, तो उनका भी काफी यूज आता है भाई, पीएच वगैरह से उनका भी काफी रिलेशन है, उनको भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं। इंडिकेटर्स, दो तरह के इंडिकेटर्स की बात करेंगे। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग जरूर से याद कर लो, फिनोल
PTHALEIN, फिनोफ्थलीन। और एक और हमारे पास होता है भाई मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ पर फिनोफ्थलीन जो होता है ना, वो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं भाई, देखो आपके लिए जरूरी नहीं है जानना, बस मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फिनोफ्थलीन का। इसके अंदर फिनोलिक ग्रुप हैं। फिनोल्स बेसिकली क्या होते हैं, थोड़े से एसिडिक होते हैं। तो फिनोफ्थलीन भी बेसिकली क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। तो जब ये यूज हम लोग करते हैं एसिड बेस की टाइट्रेशन में, तो मान लो एसिड बेस की टाइट्रेशन हो रही है, तो किस तरह की टाइट्रेशन में ये सबसे ज्यादा कारगर होगा, ये कारगर होगा भाई वीक एसिड वर्सेस स्ट्रोंग बेस की टाइट्रेशन में। वीक एसिड की टाइट्रेशन अगर हम लोग कर रहे हैं स्ट्रोंग बेस के साथ, तो उनके अंदर फिनोफ्थलीन बेस्ट काम करेगा। इसका रीजन क्या है भाई, देखो स्ट्रोंग बेस तो हमारे पास है ही, उसको रिएक्शन करनी है एक वीक एसिड के साथ। अगर वो एसिड स्ट्रोंग हो गया तब भी रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर वो एसिड इस फिनोफ्थलीन से भी वीक हो गया, तो इस स्ट्रोंग बेस के साथ में ये फिनोफ्थलीन ही रिएक्ट कर जाएगा, वो वीक एसिड रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। क्योंकि हमें चाहिए कि एसिड और बेस की जो टाइट्रेशन है उसको हम लोग स्टडी करें इस इंडिकेटर से। तो इसका मतलब वो जो वीक एसिड है वो कम से कम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। अब इस बेस पे देखो भाई, हम लोग समझ सकते हैं कि फिनोफ्थलीन हर तरह के एसिड बेस टाइट्रेशन में काम नहीं कर पाएगा। जहां एसिड इससे भी वीक हो जाएगा वहां पर ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है जिसके अंदर फिनोफ्थलीन काम कर पाता है। वो फिनोफ्थलीन के लिए रेंज होती है भाई कुछ इस तरह से। फिनोफ्थलीन की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ इंडिकेटर, वो होती है 8 to 10। अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर भी ये दिखाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो अगर पीएच हमारे पास है, लेट से पीएच हमारे पास हो गई 0 से 3, बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच हो गई, वहां पर ये काम नहीं कर पाएगा, वहां पर ये कलरलेस ही रहेगा। दिस विल बी कलरलेस। जब पीएच कितनी है, अच्छा मैंने यहां पर लिखना है कलर, 0 से 3 पीएच के बीच में ये हो जाएगा कलरलेस। अगर इसकी पीएच है मान लो 3 से 7 के आसपास, तो ये भी एसिडिक पीएच ही है, तो यहां पर ये होता है अगेन कलरलेस। बल्कि यहाँ पर 0 से 3 में बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच में ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, बिल्कुल पेल ऑरेंज जैसा कलर इसका मिलता है। तो इसका कलर आप लोग कलरलेस से पेल ऑरेंज लिख सकते हो, पेल ऑरेंज। 3 से 7 पीएच पे ये होगा कलरलेस। 7 से ज्यादा आ गई भाई बेसिक पीएच, 7 से लेके 10 तक ऑलमोस्ट ये होता है पिंक। और इससे भी अगर बहुत ज्यादा बेसिक पीएच अगर हो जाए, अगर इससे भी ज्यादा पीएच हो जाए, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। वो सॉल्यूशन इतना आगे एक क्वेश्चन करते हैं भाई। हो गया था इसलिए मैं दूसरी बार सोल्व करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। हाँ जी, देखो
यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नोट हमें दे रखा है, गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, इस रिएक्शन के लिए केएसपी निकालना है। सिल्वर कार्बोनेट जब डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है भाई, डिसोसिएशन, ये केएसपी हमको निकालना है। तो डेल्टा जी जो होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसका एक रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो डेल्टा जी होता है माइनस का आर टी एल एन के बराबर। अब ये इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा है जहां पर स्प्रांगली सोल्यूबल साल्ट है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होता है, के के बराबर होता है। हमें रिएक्शन में डेल्टा जी दे रखा है, आर दे रखा है, टी फॉर टेम्परेचर दे रखा है, के हमको निकालना है। वैल्यूज पुट करते हैं भाई सारी। देखो डेल्टा जी नोट की वैल्यू है 63.3 किलो जूल, आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हम चाहते हैं कि वैल्यू भी किलो जूल में हो जाए ताकि बाद में कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर इसको किलो जूल बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसी हिसाब से 1000 से डिवाइड किया तो जूल का किलो जूल बन गया। मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर को, इसके बाद हमें लिखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस में। हम चाहते हैं कि ये केल्विन के साथ में कैंसिल हो जाए, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर 273 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो ये बन गया 298 केल्विन। अब सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, एल एन के एस पी हमें लिखना बाकी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, किलो जूल से किलो जूल, केल्विन इनवर्स से केल्विन, हमारा सिंपली जो एल एन के एस पी आएगा वो पर मोल की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे सोल्व करते हैं भाई। एल एन के एस पी को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ क्या है 63.3, 1000 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8.314 डिवाइड में हो जाएगा, 298 भी डिवाइड में हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है भाई ऑलमोस्ट माइनस का 25.54 के बराबर। तो ये है एल एन के एस पी। एल एन के एस पी को अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 2.303 log ऑफ के एस पी विल बी इक्वल टू माइनस का 25.54 log के एस पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी माइनस का 25.54 डिवाइडेड बाई 2.303, ये हमारे पास आएगा माइनस का 11.10 के बराबर। यहाँ पर log का बेस होता है 10, तो अगर हमें के निकालना है तो ये 10 जाता है दूसरी तरफ, और यहाँ पर जो भी नंबर है वो चला जाता है इसकी पावर में। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 10 रेज टू द पावर माइनस 11.10। ये किसके क्लोजेस्ट है ये आपको दिख जाएगा, ये क्लोजेस्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, तो ये थे भाई हमारे आज के सारे क्वेश्चंस, इतने ही सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में। एक दो क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको इस स्लाइड में आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप लोग कर सकते हो। बेसिकली सारे टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। बस दो क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। जितने कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अलग अलग बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये था भाई हमारा लेक्चर, ये था हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम, ये था हमारा इक्विलिब्रियम का पार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे डिटेल में हमने कवर किए हैं। खास करके लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिए हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम में। एक हमने किया था साल्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि किया था लेक्चर 11 में। फिर हमने किया था बफर सॉल्यूशंस, जो कि हमने किया था लेक्चर नंबर 12 में। उसके बाद हमने आज किया है स्प्रांगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, ये हमने कर लिया है लेक्चर नंबर
13 के अंदर। तो ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत लंबे-लंबे लेक्चर्स इस पे मैंने बनाए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया है और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस भी आपके साथ सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।